नमस्कार, एक बार बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और अब की बार मेंस पार सीरीज में, जिसके तहत हम जो है जीएस के प्रश्न पत्र 2 से प्रश्न कराने वाले हैं। और आज का जो हमारा प्रश्न है वो सुशासन पे है। और इसमें ई गवर्नेंस को स्पष्ट कीजिए। ई गवर्नेंस के विभिन्न चरणों एवं लाभों का भी उल्लेख करना है। इसके सम्मुख चुनौतियां क्या हैं। क्योंकि 12 अंक का प्रश्न है, मैं हर बार कहता हूं कि 12 अंक में कभी कभी 3 डायमेंशन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए इसमें 3 डायमेंशंस हैं और आप लोगों को भी अपने मुख्य परीक्षा में इसी तरीके से प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। और जितने भी डायमेंशंस में प्रश्न पूछे गए हैं, मतलब प्रश्न में की जो जो डिमांड है वो पूरा करना है। इसमें सबसे पहले तो इसमें कहा जा रहा है कि आपको ई गवर्नेंस को स्पष्ट करिए। तो ई गवर्नेंस को बताना होगा। फिर ई गवर्नेंस के जो विभिन्न चरण हैं वो क्या हैं, फिर इनके लाभ क्या हैं, और फिर अंत में इनके समक्ष चुनौतियां क्या हैं। मतलब इसको एक तरीके से 4 पार्ट में बांटा गया है आपके प्रश्न को। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे करना है। तो देखिए इसमें की पॉइंट क्या है, ई गवर्नेंस, और इसी को आप बता दीजिए। यही आपकी भूमिका हो गई और आपके उत्तर का एक पार्ट भी हो गया। क्योंकि अब आपके पास इतना स्कोप नहीं है कि आप बहुत लंबी चौड़ी भूमिका लिखें। बहुत लंबी चौड़ी भूमिका लिखने से आपका नुकसान होगा, क्योंकि आप जो है बाद में आपका प्रश्न छूटेगा या जो है प्रश्न में की गुणवत्ता गिरेगी। तो जितने शब्द सीमा में कहा जा रहा है उतने ही शब्द सीमा में बने रहते हुए आंसर राइटिंग करिएगा। और जो पहली बार बच्चे में मेंस देने जा रहे हैं उनके लिए तो ये विशेष तौर पर सुझाव है कि अपने जो आंसर राइटिंग जब आप करेंगे तो आप एक टाइम बना लीजिएगा कि हमको 12 अंक के प्रश्न को कितने समय में करना है और 8 अंक के प्रश्न को कितने समय में करना है। नहीं तो जनरली जो पहली बार देते हैं बच्चे, तो उनको चूँकि वो एकेडमिक्स की परीक्षा दिए रहते हैं, वहाँ लंबे लंबे प्रश्न आते हैं, पर्याप्त समय रहता है, वो इस गंभीरता को नहीं समझ पाते हैं और होता क्या है कि उनका प्रश्न छूट जाता है। और विश्वास करिए जिस दिन आप एसए और हिंदी में तो कर लेंगे, जो पहला आपका पेपर होगा एसए और हिंदी का, वहाँ तो आपका कुछ नहीं छूटेगा, लिख लेंगे। लेकिन जैसे जीएस के फर्स्ट पेपर में जाएंगे आप टाइम नहीं मैनेज कर पाएंगे और आपका जो अंतिम का 2-3 बड़े जो प्रश्न जो 12 अंक के होंगे वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। और जैसे ही वो डिस्टर्ब होंगे वो आपके ऊपर इतना मनोवैज्ञानिक दबाव क्रिएट करेंगे कि जो है आपके जो अगली परीक्षाएं हैं, मतलब जो अगले पेपर्स हैं वो भी प्रभावित होंगे। तो इस तरीके से ये मेरा सुझाव है, आप लोग इसको मानिएगा कि कितनों आता रहे। किसी प्रश्न पे सपोज करिए कि अगर 8 अंक का प्रश्न है, आपको बहुत आ रहा है उसे बहुत शानदार तरीके से, तो बहुत अच्छा लिख देंगे तो 6, 6.5, 6 नंबर पा जाएंगे, 6.5, इससे ज़्यादा तो आपको मिलेगा नहीं, ये मैक्सिमम बता रहे हैं। और अगर थोड़ा सा सामान लिखेंगे तब भी 5.5 नंबर पाएंगे। तो आधा नंबर बढ़ाने के लिए आप लास्ट के 12 अंक के प्रश्न को डिस्टर्ब करके आ जाइए, ये कहीं से बुद्धिमानी नहीं है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा जो है लिखने का मुंह मत पालिएगा। ये मत सोचिएगा कि आयोग ने खूब पेपर दिया तो पेपर भरना ही होगा, ऐसा कुछ नहीं। टू द पॉइंट बने रहिएगा। प्रश्न की जो डिमांड है उस हिसाब से जितने डायमेंशंस हैं उनको कवर कीजिएगा। विश्वास मानिए बहुत अच्छा अंक पाएंगे। और यदि आप जो है कॉपी भरने में लग गए तो आपके पहले बात तो उत्तर लेखन का जो तारतम्य है वो बिगड़ेगा। जो पहली शर्त होती है कि टू द पॉइंट बने रहना, वो आपका नहीं हो पाएगा। और ऊल जलूल लिख करके आएंगे तो वही ऊल जलूल नंबर पाएंगे। इसीलिए मार्कशीट में देख रहे होंगे कि जो टॉपर्स होते हैं और जो बिगिनर्स होते हैं उनके नंबर में बहुत अंतर होता है। जहां टॉपर्स जो है 130-135 नंबर तक पा जाते हैं 200 में किसी प्रश्न पत्र में, वहीं जो है जो बिगिनर्स होते हैं वो 50-52 नंबर भी पाने में संघर्ष करते हैं। तो यही फ़र्क है। तो चलिए थोड़ा सा लेक्चर हो गया, लेकिन ये लेक्चर भी आप लोगों के लिए फ्रूटफुल है और वो भी उन बच्चों के लिए जब वो मुख्य परीक्षा देंगे तो उनको समझ में आएगा कि सर ने जो कहा था वो सही कहा था। क्योंकि देखिए एक तो ये हम लोग का अपना भी अनुभव है भाई, मैंने खुद इंटरव्यू फेस किया है तो मुझे पता है चीज़ों को लेकर के। साथ ही साथ चूंकि हम लोग इस फील्ड में हैं कि डेली जो है, चाहे वो यूपीएससी स्तर के बच्चे हो या स्टेट पीसीएस के स्तर तक के बच्चे हों, वो डेली जो है बल्क में हम लोगों के पास अपनी समस्याओं को लेकर के आते हैं। तो एक अनुभव भी, अपना भी अनुभव है, फिर बच्चों के साथ जुड़े रहने की वजह से अनुभव है। अब आप ही लोग जो हमारे बैच के बच्चे हैं जो मुख्य परीक्षा दे रहे हैं इस बार, वो दे करके आएंगे तो एक अपना फीडबैक देंगे कि सर हमसे कहाँ कमी रह गई, क्या चीज़ें होनी चाहिए थी।
तो उसी सब से हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि भाई बच्चों को समस्या कहाँ से आती है, और वही आपसे शेयर करते हैं ताकि आप उन समस्याओं से बच जाइए जो आपके सीनियर्स या जो आपके टीचर्स ने किया है अतीत में। और अतीत को अगर ध्यान में रखेंगे, मतलब जो अभी हम लोग बता रहे हैं इसको यदि ध्यान में रखेंगे तो वर्तमान और भविष्य बहुत बेहतर होगा। इसलिए अतीत को कभी जो है इग्नोर नहीं करना चाहिए, अपने अतीत की चीज़ों से जुड़े रहना चाहिए। चलिए, ई गवर्नेंस का अर्थ है किसी देश के नागरिकों को सरकारी सूचना एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी का समन्वित प्रयोग है। ई गवर्नेंस में ई जो होता है इसका अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक। मतलब आप इन लोग ये मत सोचिएगा कि कहाँ से ये टर्म आ गया, तो ई गवर्नेंस जहाँ है तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक। अब आप ऐसे ही थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में चीज़ें आ रही होंगी कि अच्छा ई गवर्नेंस का मतलब जो है जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से मतलब सुशासन को जो है वो लोगों तक पहुँचाना है। और इसके द्वारा नागरिकों, व्यवसायों एवं सरकारी विभागों के मध्य सूचना का आदान प्रदान होता है। वही है कि भाई नागरिकों के पास जो व्यवसायी हैं या जो सरकारी विभाग अगर उनको किसी सूचना को त्वरित पहुंचाना है तो इस समय इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक संसाधन हैं, जो सोशल मीडिया है, जो विभिन्न ग्रुप्स होते हैं, वो कितने आसानी से एक एडमिन जो है पोस्ट करता है और उससे जुड़े करोड़ों लाखों लोग जो है उसको देख लेते हैं टेलीग्राम के माध्यम से, या वो बहुत जल्दी जल्दी लोग शेयर कर देते हैं। तो पूरा मतलब जो एक न्यूज होती है वो कैसे वैश्विक न्यूज बन जाती है, आप लोग जो है वो ट्विटर या व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से चीज़ों को देख ही रहे होंगे वर्तमान समय में। और यही जो है मतलब ग्लोबल विलेज की जो संकल्पना को साकार करने में जो आधारभूत संरचनाओं में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अगर देखा जाए तो संचार सुविधाओं का, जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से संभव हो सका है। जो टेलीफोन हम लोग करते हैं आज तो जो स्मार्टफोन है वो कितने ज़्यादा बहुआयामी उपयोगी हैं कि मतलब वो बैंकिंग के सेक्टर में, वो न्यूज़ के सेक्टर में, वो आप मतलब संचार के लिए मतलब कहाँ कहाँ कितने उपयोगी हैं जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया सका। तो वही आप यहाँ बता रहे हैं कि भाई आदान प्रदान कितना इससे सहज हो जाता है। फिर सार्वजनिक सेवाओं का तीव्रता और सक्षम क्रियान्वयन करना, मतलब कोई भी सार्वजनिक जो है सेवाएं हैं उनको बहुत तीव्रता से और सक्षम तरीके से उनको क्रियान्वित किया जा सकता है इसके माध्यम से। जो पहले एक लेट लतीफ़ी की चीज़ें होती थी सरकारी विभागों में, तो अब तो ये है कि भाई फाइल जो है अगर आपकी कोई समस्या है, आपने कंप्लेंट जो है वो रेज किया है तो उसको ऑनलाइन ट्रैक करते रहिए। और अब ये फला पदाधिकारी ये कह के नहीं बच सकता कि फाइल हमारे पास नहीं है। आप अपना मोबाइल खोल करके दिखा दीजिए कि सर देखिए आपके ही पोर्टल पे है, अब इसको आप आगे बढ़ा रहे हैं कि हम जो है इसको लेकर के कंप्लेंट करें। तो वाकई में इस समय जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो पहले उनमें लाल फीताशाही और लेट लतीफ़ी की जो चीज़ें रहती थी कि सरकारी तरीके से आराम आराम से चीज़ें करेंगे, तो अब समस्याएं हुई हैं। और इसी कारण से वर्तमान में देख रहे होंगे कि मतलब लोग जो है सरकारी सेवाओं में गए, उसके बाद त्यागपत्र देकर के वहाँ से निकलने की सोच रहे हैं, क्योंकि वो पहले जैसा मज़ा अब नहीं है। और धीरे धीरे तो और चीज़ें घटती जाएंगी, क्योंकि देखिए मज़ा दो ही चीज़ में था, एक तो काम नहीं करना पड़ता था और भर भर के पैसा था। तो अब आपको काम भी करना पड़ रहा है और भर भर के पैसा, मतलब जो भ्रष्टाचार के माध्यम से आप धन कमाते थे अब उस पर भी अंकुश धीरे धीरे लगता जा रहा है। और विगत 25 साल के बाद देखेगा सरकारी नौकरियों के प्रति लोगों का रुझान बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि उनको लगेगा कि इससे बढ़िया अगर हम बढ़ेंगे करेंगे तो प्राइवेट सेक्टर में हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये खैर भविष्य की बात है, अभी तो सरकारी नौकरी की स्थिति तो बनी ही हुई है और अब आप लोग देख ही रहे होंगे कि इस तरीके की चीज़ें लेकर के रहती हैं। फिर आंतरिक क्षमताओं का सुदृढ़ीकरण तथा कम लागत से राजस्व बढ़ाना तथा सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार सम्मिलित है। मतलब ई गवर्नेंस के माध्यम से ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं। अब प्रश्न में जो दूसरा इसका चरण है कि आपको बताना है कि ई गवर्नेंस के चरण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला चरण है कि प्रथम स्तर पर सभी सरकारी विभागों में कंप्यूटर के माध्यम से क्षमता विकास किया जाना। मतलब जो पहला चरण है ई गवर्नेंस का कि कंप्यूटर सुविधाओं की प्रत्येक विभागों में पहुंच सुनिश्चित कराई जाए और कंप्यूटर से लोगों को जागरूक किया जाए। क्योंकि अभी भी आप जानते होंगे कि जो भारत में साक्षरता का स्तर और वो भी जो
डिजिटल साक्षरता का अर्थ है, मतलब जो कंप्यूटर स्मार्टफोन को लेकर के लोग इतने ज़्यादा अवेयर नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में तो पहला प्रयास तो यही होगा कि भाई कंप्यूटर किस चिड़िया का नाम है उसको ऑफिसों में लाया जाए और जो कर्मचारी लोग हैं उनको उसका प्रशिक्षण दिया जाए। जब ये हो जाएगा तो द्वितीय स्तर पर डाटा के प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी विभागों का एकीकरण किया जाना। मतलब जब कंप्यूटर लग गया, जब कर्मचारी इसको जान गए, इसके फंक्शन को समझ गए और अब काम करने के लिए वो तैयार हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में इंटरनेट जाल के माध्यम से सभी विभागों को एक दूसरे से जो है वो कनेक्ट करना, तो ये दूसरा चरण हो गया। तृतीय स्तर पर विभिन्न विभागों के मध्य संवाद विकसित करने के लिए वेबसाइट पर सूचनाओं का जो है वो विवरण भी उपलब्ध कराना है कि भाई अगर जो भी हितधारक है, अगर उनको अपने अधिकारों को लेकर के उनको सूचनाओं की पहुंच नहीं होगी तो फिर वो डिमांड कैसे करेंगे। तो वही चीज़ें कि यहाँ क्या है कि अगर विभागों के मध्य संवाद विकसित करना है तो वेबसाइट पर जो है वो सूचनाओं को भी जो है वो डालना होगा। और चतुर्थ स्तर पर विभिन्न आयामों जैसे नागरिकों, व्यापारिक समूहों के मध्य संप्रेषण का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। मतलब जब एक विभाग पूरी तरीके से चीज़ें हो गई तब अब वो क्या करेगा, जो उद्योग जगत के लोग हैं, जो आम जनमानस हैं, उन सबको जो है एकीकृत करने का प्रयास करेगा कि मतलब भाई कोई भी योजना परियोजना हमारी है तो ये चीज़ें हैं, मतलब सबको अवगत कराने का काम करेगा और साथ ही साथ सबके सुझाव को भी आमंत्रित करेगा। और वर्तमान में आप देख रहे होंगे कि बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं जहां आम जनमानस से भी सुझाव मांगे जाते हैं और अगर वो सुझाव कारगर होते हैं तो उस पर जो है विभाग या मंत्रालय जो है काम करते हैं। तो ये सारे प्रयास हो गए ई गवर्नेंस के चरण के तहत। फिर ई गवर्नेंस के यदि लाभ क्या है, तो लाभ तो इसके बहुत अधिक हैं। तो सबसे पहला कि ई गवर्नेंस से शासन प्रशासन में पारदर्शिता आती है एवं भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगता है। वही जो मैंने बताया कि भाई अगर कोई बाबू पैसे के चक्कर में कोई फाइल लटकाने का प्रयास कर रहा तो वो अब लटका नहीं पाएगा क्योंकि चीज़ें ऑनलाइन हैं, चीज़ें पता है और उसको एक टाइम तक ही जो है वो अपने पास होल्ड कर पाएगा। उसके बाद उसकी मजबूरी हो जाएगी कि वो अपने से ऊपर उसको ट्रांसफ़र करे। और पहले क्या होता था कि जब तक बाबू की जेब नहीं गर्म होती थी, मतलब उनको कुछ रिश्वत नहीं मिलता था, तब तक उनका ये कहना था कि अभी फाइल तो हमारे पास पहुंची ही नहीं है। अब ये जो सफ़ेद झूठ बोलते थे या चीज़ों की को अपने निजी लाभ लोभ के कारण लेट लतीफ़ी करवाते थे, तो वो अब ऐसा नहीं कर सकते। साथ ही साथ चीज़ें सारी ऑनलाइन हैं तो पारदर्शिता भी बढ़ रही हैं। और आज यही कारण है कि आप देख रहे होंगे कि जब से सूचना का अधिकार आया और चीज़ें ऑनलाइन हुई, तब से लोग अपने अधिकारों को लेकर के और ज़्यादा मुखर हुए और उसका लाभ भी उठा रहे हैं। फिर सरकारी कार्यालयों तथा जनता के मध्य दूरी कम हुई है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर देखा जाए तो सुशासन में अगर ई गवर्नेंस की भूमिका है तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका है कि जो जनता के मन में, भाई अगर देखा जाए तो चूंकि जनतांत्रिक देश हम हैं और यहाँ जनता के द्वारा शासन किया जा रहा है, मतलब और कहने को तो ऐसा था लेकिन अतीत में क्या था कि भाई हम औपनिवेशिक मानसिकता से जो हमारे नौकरशाह हैं, जो हमारे पदाधिकारी हैं, निकल ही नहीं पाए थे। वो उसी मानसिकता में जी रहे थे कि भाई हम ही जो है वो नीति नियंता है, भाग्य निर्माता है। लेकिन सुशासन का ये तो चरित्र तो नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यही है कि चूंकि अब इतनी चीज़ें पारदर्शी हो गई हैं और त्वरित चीज़ें निपट रही हैं, अगर कोई नहीं कर रहा तो उसको दंडित भी किया जा रहा है। तो इसीलिए स्थिति क्या बनी है कि भाई जो जनता का विश्वास हो चुका था कि सरकारी चीज़ें जो है वो अपने समय पे पूरा नहीं होती, वर्तमान समय में वो विश्वास जो है वो टूट रहा है और जो अविश्वास हो गया था और जो अब धीरे धीरे ये विश्वास की बहाली करते जा रहे हैं। फिर इससे कर चोरी रोकने में भी मदद मिली है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी तो खैर आई ही आई है। फिर ई शॉपिंग के माध्यम से राहजनी, कर चोरी, बिचौलियों की उपस्थिति आदि को दूर करने में मदद मिली। मुझे तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा यहीं दिखता है क्योंकि सबसे पहले क्या था कि आपको कहीं ट्रेवल करने जाना है, कुछ करने जाना है, जब तक इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से आप पैसा निकालने की सुविधा नहीं थी या एटीएम डेबिट कार्ड नहीं आए थे, उसके पहले की स्थिति थी कि आपको कैश लेके जाना पड़ता था।
और अगर थोड़ा सा आप राह में चूके ट्रैवल करते समय तो आपका पैसा गायब हो गया और आप तो गए हैं घूमने, और ऐसी स्थिति में पैसा गायब, और वो सुविधा भी नहीं थी कि भाई मोबाइल के माध्यम से आपके पास पैसा चला है। तो रियली में जो समस्या होती थी, मतलब अब क्या कहा जाए कि आदमी को मांग करके घर आना पड़ता था लौट करके। और मेरे साथ भी एक बार ऐसे ही हुआ था, सपोज कर मतलब मुझे घर जाना था और रास्ते में ही जो है जैसे ही मैं कैब करके स्टेशन पे उतरा, और स्टेशन पे उतरा ही था कि मेरा उसी समय जो है खैर पर्स तो चोरी हो गया था। लेकिन अब वो पता हमको चला स्टेशन पे जब हम गए, जब वहाँ हमको पानी का बोतल लेना हुआ तो ये हुआ कि भाई पैसा तो है ही नहीं है, और उस समय यूपीआई की चीज़ें उतनी थी नहीं, कुछ पैसा ऊपर से था तो कैब वाले को तो मैंने पेमेंट कर दिया था। पर्स गायब। तो जब पर्स गायब तो अब मजबूरी है कि भाई घर तक, चूँकि घर जाना था तो इसलिए पानी किसी तरीके से मैनेज करके पिया गया, कि भाई बताया गया कि इस तरीके की चीज़ें हो गई हैं। तो दुकानदार तो नहीं पिलाते हैं बहुत, लेकिन जो ट्रैवल करने वाले लोग होते हैं उस चीज़ को समझते हैं। और चूंकि फ़ोन तो था ही, तो फ़ोन किए तो जब स्टेशन पे उतरे तो वहाँ तो घर से गाड़ी उड़ी आ ही जाती है, तो दिक्कत नहीं हुई है। लेकिन अगर मुझे कहीं अन्यत्र जाना होता तो शायद मैं बड़ी समस्या में पड़ जाता। लेकिन वर्तमान में क्या है कि आप कहीं भी जाइए, आप इससे एकदम निश्चिंत रहिए कि चोरी तो आपका होगा ही नहीं, क्योंकि जनरली लोग कैश लेके चलते नहीं हैं। तो चोर उचक्के भी जो है अब परेशान है कि उनका दुकान जो है बंद हो चुका है, तो वो नई नई चीज़ों के तरफ अग्रसर हुए। पहली बात तो अब पर्स नहीं मारने का काम करना है, क्योंकि पर्स मारेंगे तो उनको मिलेगा क्या, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, और जानते हैं कि मेरे किसी काम का नहीं है। तो इसीलिए देखिए अब पर्स की चोरी नहीं हो रही है। तो ये चीज़ें आप बताइए ई गवर्नेंस के लाभ के तहत। और आगे बढ़ने से पहले ये संस्थान के द्वारा 2 बैच चलाए जा रहे हैं, एक तो अब की बार मेंस पर और दूसरा शून्य से शिखर बैच। ये दोनों बैच मुख्य परीक्षा को लेकर के मतलब चलाए जा रहे हैं। और इसमें जो है हम उन बच्चों को इनवाइट कर रहे हैं कि इसमें तो जो आएंगे, जो इस बार मुख्य परीक्षा दे रहे हैं, और ये हमारा फाउंडेशन बैच है शून्य से शिखर, नाम से ही पता चल रहा होगा। और यहाँ हम उन बच्चों को इनवाइट कर रहे हैं कि जो 2025, 26 या 27 तक के बच्चे यहाँ जुड़े, क्योंकि बिना मुख्य परीक्षा को तैयार किए पीटी की तैयारी करके भी पीटी यदि आप पास कर लेंगे तो मुख्य परीक्षा में बिखर जाएंगे, कोई मतलब नहीं रहेगा। और अगर मुख्य परीक्षा एक बार कायदे से तैयार हो जाएगा तो पीटी तो एटलीस्ट जब मुख्य परीक्षा को बढ़िया से पढ़ेंगे तो पीटी तो स्वतः तैयार हो जाएगा, क्योंकि पीटी और मुख्य परीक्षा कोई अलग अलग परीक्षाएं तो है नहीं, दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, वही चीज़ें हैं। पीटी में थोड़ा कम पढ़ना है, मुख्य परीक्षा में थोड़ा विस्तार से पढ़ना है। तो जब चीज़ें आप विस्तार से पढ़ेंगे तो पीटी की चीज़ तो स्वतः तैयार होती रहेंगी, केवल करंट अफेयर्स ही देखना है। तो आप लोग जिस बैच में हो, अगर कोई बच्चा इस बार मुख्य परीक्षा दे रहा है तो इस बैच से जुड़े। और यहाँ जो है जो हमारे द्वारा कराए गए करीब करीब 500 प्रश्नों के पीडीएफ हैं, अगर उतना भी रिवीजन करके जाएगा तो बहुत अच्छी स्थिति में मुख्य परीक्षा में रहेगा। और इस बैच में चूंकि ये हमारा फाउंडेशन बैच है, यहाँ मेरे पास पर्याप्त समय है, तो यहाँ 500 से भी ज़्यादा प्रश्न हम कराएंगे। और रेगुलर मतलब रेगुलर टेस्ट प्रश्न देंगे, आप रेगुलर आंसर लिख के भेजेंगे, रेगुलर मार्किंग होगी, और रेगुलर जो है फिर आपको मॉडल आंसर दिया जाएगा। मतलब सारी चीज़ें सेम डे की प्रक्रिया है। तो जिस योग्य आप लोग हों उससे जुड़िए। जो नंबर बिलिंग कर रहा है उस पर आप फ़ोन भी कर सकते हैं। देखिए आपकी कॉपी इसी तरीके से आएगी, पूरा प्रॉपर वे में कमेंट किया जाएगा, जो भी कमी रहेगी वो बताई जाएगी। और फिर जो है जब सबकी कॉपी चेक हो जाएगी तो इसी तरीके से संस्थान का मॉडल आंसर भी दिया जाएगा, सेम डे ही दिया जाएगा। तो आप लोग जुड़िए, इसका लाभ उठाएं। फिर विभिन्न स्तरों पर संरचनाओं के सरलीकरण एवं निर्णय लेने की क्षमता में अभिवृद्धि हुई है। बिल्कुल भाई, अगर ई गवर्नेंस की चीज़ें हैं तो इसमें भी जो है वो बेहतर ही हुआ है। फिर विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करना आसान हुआ है। क्यों आसान हुआ है? क्योंकि स्थिति ये है कि सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं। अगर आपको दूसरे आप सपोज करिए कि डिफेंस की चीज़ें हैं, और अगर जो है सिविल पुलिस कुछ चाह रही है तो वो अगर फ़ोन करेगी, या डिफेंस के लोग चाहेंगे सिविल पुलिस से कुछ सूचना पाने के लिए, या जो डिफेंस है और जो अर्धसैनिक बल होता है जैसे बीएसएफ उसएफ है, तो सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं एकीकरण किया गया है, सारे विभागों को आपस में जोड़ने का प्रयास किया गया है। इससे क्या है कि भाई सबकी सूचनाएं एक दूसरे से साझा हो रही हैं, जो काम की दक्षता और प्रभाविता दोनों को बढ़ा देती हैं। हालांकि उपयुक्त लाभ के साथ साथ चुनौतियां भी हैं, और आपके प्रश्न का जो अंतिम पार्ट है कि आपको बताना है कि इसमें चुनौतियां क्या हैं।
तो चुनौतियों में सबसे पहली चुनौती कि भारत में अभी भी डिजिटल डिवाइड, मतलब ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के नागरिकों तक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की पहुंच का अंतर है। मतलब भारत में भाई क्या कहा जा रहा है कि ये ई गवर्नेंस की चीज़ें तो तभी साकार होंगी जब आप कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन बहुत बेहतर तरीके से चलाना जानते हो। लेकिन विडंबना ये है कि भारत में अभी भी जो है साक्षरता की दर, कहने को तो हमारी साक्षरता जो है वो 73% है, लेकिन वो साक्षरता में मतलब ठीक से पढ़े लिखे लोगों की भागीदारी बहुत कम है, और उसमें भी वे लोग तो और कम है कि जो इन गैजेट्स को चलाने में बहुत ज़्यादा सक्षम है। तो जब बहुत ज़्यादा आप सक्षम ही नहीं इन गैजेट्स को चलाने के लिए, तो आप इनका उपयोग जो है ई गवर्नेंस की चीज़ों का आप कैसे कर पाएंगे। तो वही आप बता रहे हैं, और ये स्थिति शहर में तो कुछ हद तक तब भी ठीक है, लेकिन गाँव में चीज़ें अभी भी दयनीय बनी हुई हैं। हालांकि संतोषजनक बात इसमें ये है कि अब गांव में भी चीज़ें पहुंच रही हैं, और लोग जो है स्मार्टफोन तो एटलीस्ट चलाना जान ही गए। क्योंकि अभी हम रिसेंटली हमारे गांव पे फंक्शन था, मेरे भतीजे की शादी थी, मैं गया था उसमें, और मैं देखा कि हमारे गांव के जो भी बाबा ताऊ ये सब जो बुजुर्ग लोग हैं जिनकी उम्र 50, 55, 60 साल, 65 साल तक है, वो भी अब स्मार्टफोन का उपयोग कर रहे हैं, वो भी फेसबुक पे आ रहे हैं। और आश्चर्य तो तब हुआ कि जब हमारे गांव के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और काफ़ी बुजुर्ग हैं, करीब 70-75 साल, 75 साल एज होगी, उन्होंने एक दिन मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा। तो मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा, और जब मैं उनको ऐड किया और मैं देखा तो उसमें बहुत सारे लोगों को, गांव के सब लोग आपस में जुड़े हुए हैं, और उनके ग्रुप के लोग, उनके उम्र के लोग जुड़े हुए हैं। तो ये चीज़ें मतलब अब अगर स्मार्टफोन चला रहे हैं तो फिर इसके लाभों के तहत ई गवर्नेंस की चीज़ें भी धीरे धीरे उनमें आएंगी। तो चीज़ें सकारात्मक बढ़ रही हैं, चूँकि हमारे यहाँ ये जो संचार क्रांति हुई ही लेट में है, लेकिन लेट में होने के बाद भी आज हम सबसे तेज़ी से इस क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, और ये संतोष की बात है। तो ये जो गैप है ये बस कुछ दिनों की बात है, देखिएगा एक समय के बाद 10-15 साल के बाद ये पूरा फुलफिल हो जाएगा, और हम इस दिशा में बहुत बेहतर रहेंगे। फिर लेकिन अभी चुनौती है, इसको आप मेंशन करेंगे, जन सामान्य से साक्षरता एवं शासन के प्रति जागरूकता की कमी। तो वही है कि भाई अगर जन सामान्य यहाँ में होगा, एजुकेशन नहीं है, और शासन के प्रति जो है वो जागरूक नहीं है। भाई शासन तो कहता है कि हम आपके द्वार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शासन में भी खामियां हैं, और लोग अपने अधिकारों को लेकर के उस तरीके से मुखर भी नहीं है। भारत में ये बड़ी विडंबना है कि लोग अपने अधिकारों को लेकर के अभी उस तरीके के मुखर नहीं है जितना पश्चिमी देश या जो विकसित राष्ट्र हैं वहाँ के लोग। और इसीलिए जो है वहाँ मानवाधिकारों का उल्लंघन एक बड़ी घटना हो जाती है, और भारत में ये चीज़ें आए दिन होती है। मतलब आम जनमानस का तो कोई मानवाधिकार यहाँ जैसे होता ही नहीं है। लाख सरकारें वीआईपी कल्चर को समाप्त करने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन वो अभी भी बना हुआ है, और वो इसीलिए बना हुआ है कि जो आम जनमानस है वो अपने आप को अभी भी बहुत दबा कुचला या दीनहीन मान रहा है। वो ये नहीं मान रहा है कि हम जो है इस भारत में हमारी भी एकदम बराबर की भागीदारी है, बस वो अपने अधिकारों को लेकर के मुखर तो हो। तो ये चीज़ें हो गई। फिर ई गवर्नेंस से संबंधित कार्यों में प्रशिक्षित सरकारी कर्मियों द्वारा क्रियान्वयन के स्तर पर कमियां। मतलब वही है कि भाई ठीक है, प्रयास लाया जा रहा, किया जा रहा है, लेकिन अभी भी उस लेवल पे जो सरकारी कर्मचारी इतने दक्ष नहीं है, इतने परिपक्व नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं उनके मन में इसको लेकर के मतलब एक नकारात्मक भावना कि भाई हमारी जो स्वतंत्रता थी, जो आज़ादी था, वो छिन गया, ऊपर से कमाई का जरिया छिन गया, किसी भी कारण से। मतलब अभी भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। मतलब आप बैंक में, अब तो खैर ऑनलाइन पैसा भी जमा हो जाता है, लेकिन पहले अगर आप कहीं बैंक में पैसा जमा करने गए, ऐसा नहीं कि कैशियर या जो वहाँ के लोग हैं वो फास्ट काम करने वाले, लेकिन वो करना ही नहीं चाहते थे, चीज़ों को डिले किए रहते थे। और यही कारण है कि सरकारी बैंक की जब एचडीएफसी या जो प्राइवेट बैंक आए और जब वहाँ बहुत फास्ट सर्विस मिली, तो लोग सरकारी बैंक की तरफ जाना ही छोड़ दिए। और आज स्थिति ये है कि सरकारी बैंक वाले आए दिन फ़ोन करते हैं कि सर मेरा क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, मेरे यहाँ अकाउंट खुलवा लीजिए, दुनिया भर की चीज़ें हैं। तो समय बदल रहा है, चीज़ों को यदि आप समय के सापेक्ष नहीं चलेंगे तो बहुत पीछे छूट जाएंगे। पीछे नहीं छूट जाएंगे, आपका जो है वो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। और आए दिन में देख रहे हैं कि भाई किस तरीके से बैंक का, आज अगर कोई लड़का बैंक में जॉब कर रहा है तो पहले तो बैंक मैनेजर बहुत बड़ा पद माना जाता था, अब ये माना जाता है कि सबसे बेकार पद है, क्योंकि कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है, कुछ नहीं है।
तो अगर आप अपने महत्व को बचाए रखना चाहते हैं तो समय के साथ ढलिए और जो भी नई चीज़ें हैं उसको एक्सेप्ट करिए और उस दिशा में काम करिए। फिर स्थानीय भाषाओं में वेब सर्वर का विकास, ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों के मानव संसाधन को तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराने की आवश्यकता जो है एक प्रमुख चुनौती है। एक समस्या यहाँ क्या है कि भाई भाषा को लेकर के, क्योंकि यहाँ जनरली जो है काम इंग्लिश में होता है या हिंदी में, लेकिन बहुत से ऐसे रूरल एरियाज हैं जहाँ लोग कायदे से ना तो हिंदी समझ पाते हैं, इंग्लिश तो बहुत दूर की चिड़िया है। तो वहाँ अगर स्थानीय भाषा में जो चीज़ें उपलब्ध हों, मतलब जो जैसे बिहार का भोजपुरी क्षेत्र, भोजपुरी भाषा में, मैथिली वाला क्षेत्र मैथिली में, बांग्ला में है बांग्ला में, उड़िया में, तो इस तरीके के यदि प्रयास किए जाए तो इसमें और ज़्यादा जो है वो त्वरण आ जाएगा, मतलब तेज़ी आ जाएगा, लेकिन इसमें काम करने की ज़रूरत है। तो निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारत में सुशासन के प्रयास, ई गवर्नेंस एक शक्तिशाली उपकरण की भांति कार्य कर रहा है। मतलब सुशासन के प्रयास में जो ई गवर्नेंस है वो एक शक्तिशाली उपकरण की तरह काम कर रहा है, किंतु इसके और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रभावी योजना बनाना, विभिन्न क्रियाकलापों का आयोजन करना एवं निरंतर निगरानी तथा मध्यावधि सुधार के उपाय करना अति आवश्यक होगा। मतलब आप बता रहे हैं कि इसकी उपयोगिता तो बहुत है और बहुत सकारात्मक काम भी कर रहा है, लेकिन अभी भी इसमें जो चुनौतियां हैं उसके समाधान की ज़रूरत है। और अगर उस समाधान को समय रहते और त्वरित तरीके से कर लिया जाता है तो इसका जो वास्तविक स्वरूप है वो और ज़्यादा जो है वो मुखर और प्रभावी बनकर निकलेगा। तो आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था और अच्छा प्रश्न था। और ई गवर्नेंस से कोई भी प्रश्न आएगा तो कमोबेश यही सब पॉइंट्स रहेंगे, बस आपको प्रश्न के अनुरूप जो है उत्तर का क्रम बदलना होगा। तो चलिए आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था। मुझे बहुत भरोसा है कि इस प्रश्न के माध्यम से न केवल आपको एक मॉडल आंसर मिला होगा, बल्कि कैसे भूमिका लिखनी है, कैसे बीच का पार्ट, कैसे निष्कर्ष, ये सारी चीज़ें भी आप कुछ हद तक सीखे होंगे। ये कुछ हमारे लिंक्स हैं। सबसे पहले समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम, यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सर इसमें सब्सक्राइब क्या होता है, इसको तो ज्वाइन करना होता है, तो यदि अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। ये हमारे 2 चैनल हैं, एक तो संदीप मिश्रा ऑफिशियल और दूसरा समृद्धि आईएएस, जिससे अभी हम आप रूबरू हो रहे हैं। ये दोनों चैनल आपकी तैयारी के लिए बहुत ही फ्रूटफुल है। यहाँ निरंतर देख ही रहे होंगे किस तरीके से का प्रयास हमारे या हमारी टीम के द्वारा किया जा रहा है और आगे भी किया जाता रहेगा। ज़रूरत है आप लोगों के स्नेह की, आप लोगों के सहयोग की, आप लोगों के प्यार की, वो बनाए रखिएगा तो एक हौसला हमको भी मिलता रहेगा। और अधिक जानकारी के लिए या हमारे किसी बैच से जुड़ने के लिए या हमसे बात करने के लिए 7303307507 पे आप जो है कॉल कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।